Hello, my dear student. Dear student, I am your teacher of Hindi and I am belonging to Saraswati Vidyapit Senior Secondary School. Dear student, today's turn of our Hindi book. So we do work and discuss about chapter in Hindi. Let's see what is our work in today's class. डियर स्टूडेंट, अब तक हमारे 2 चैप्टर अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बस की यात्रा। ये हमारा 3rd चैप्टर है। आज हम बस की यात्रा में लेखक के साथ बस की यात्रा में क्या क्या होता है, यानी किस प्रकार से लेखक की बस की यात्रा रही है, ये हमें आज इस चैप्टर में पढ़ना है। ये क्या है, ये एक कथानक व्यंग्य के रूप में ये कथा हमें बताई गई है। देखिए, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो बच्चों, ये क्या है, ये लेखक के द्वारा किया गया व्यंग्य है। इसमें लेखक ने क्या बताया है, यानी कि हमारी बसों की जो खस्ता हालत है उसके बारे में लेखक ने व्यंग्य किया है। व्यंग्य यानी कि लेखक ने बताया है कि भारत में बसें किस प्रकार की हैं, तो इसके साथ में लेखक ने बताया। तो देखिए, अब इस जो हमने पढ़ा है इसका हम पैराग्राफ का सार करेंगे। तो इसमें क्या कहा लेखक ने कहा, हम 5 मित्रों ने तय किया था कि हम शाम की बस से जाएंगे। कहाँ से जाएंगे? पन्ना से सतना की तरफ जाएंगे। जो बस पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, यानी पन्ना से सतना तक की बस यहाँ घंटे भर बाद में मिलती है। जो बस क्या होती है, जबलपुर की ट्रेन में मिला देती है और सुबह के लगभग हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और लेखक ने आगे वर्णन किया है कि वे 5 मित्र थे। उन्होंने कार्यक्रम बनाया था कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। जो 4 बजे की बस है, यह उन्हें उनकी मंजिल तक पहुँचाने में मदद करेगी। पन्ना क्या एक जगह का नाम है। पन्ना से ये बस चलने वाली थी। करीबन 1 घंटे बाद पन्ना से सतना के लिए बस उन्हें मिलनी थी। लेखक और उनके मित्रों को जबलपुर जाना था, इसलिए कुछ यात्रा वो बस से करेंगे और उसके बाद जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। यात्रा में पूरी रात का समय लगेगा और वह सुबह के समय तक घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी थी, यानी लोगों ने कहा था कि आप इस शाम वाली बस से सफ़र ना करो। तो उन्होंने पूछा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, यह बस ही खुद एक डाकिन है, यानी चुड़ैल है। आगे लेखक ने कहा था, लेखक के साथ जो 2 लोग मित्र थे उनको वापस दफ्तर समय पर पहुंचना था, इसलिए उन्हें वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, लोगों ने उनको सलाह दी कि शाम को जाने वाली बस में कोई सफ़र नहीं करता, क्योंकि ये बस जो है शाम के समय नहीं जाना चाहिए। तो लेखक ने पूछा कि क्यों, क्या ये इसमें क्या कोई डाकू मिलते हैं? तो बोला, नहीं, ये तो ये खुद ही डाकिन है। कोई समझदार व्यक्ति ही होगा जो इस शाम वाली बस में सफ़र करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि शाम के समय अंधेरा हो जाता है और रात के समय यात्रा करना सुरक्षित नहीं माना जाता। और डाकू मिलते होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ डाकू वगैरह कुछ नहीं मिलते। ये बस की जो हालत है वह हालत ही डरावनी है और बस ऐसा लगता है कि ये हमें मंजिल पर पहुंचा पाएगी या नहीं। और हमेशा लोग इस बस से जाने में डरते हैं। और जब इस बस को देखा तो हमारी श्रद्धा उमड़ पड़ी। हमें लगा कि ये तो वयोवृद्ध है, यानी काफ़ी बूढ़ी है और ये अपनी सदियों से अपने अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए भी शायद इसमें सफ़र करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वृद्धावस्था में शायद इसको कष्ट होगा। ये तो पूजा करने लायक है, इसमें सफ़र कैसे किया जा सकता है। आगे देखिए, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है।
हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्तर ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंग, फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस की इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो इसमें आगे क्या कहा है कवि ने, लेखक ने कहा कि जिस बस में हम सफ़र कर रहे थे जो काफ़ी वयोवृद्ध थी और ऐसा लगता था कि इसने काफ़ी अनुभव लिए हुए, अनुभवों के निशान, यानी कि वो टूटी फूटी बस थी। तो टूटी फूटी बस थी तो लेखक ने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे कि इसने काफ़ी लोगों तक अपनी मंजिल तक पहुंचाया है। और आगे लेखक ने क्या कहा था, लेखक ने कहा था ये ऐसे लगता है जैसे इसको आराम करने के दिन है, इसको तो बुढ़ापे में दुखी करने के दिन ये नहीं है। तो आगे लेखक ने कहा कि हम जिस बस से यात्रा कर रहे थे उस बस के एक हिस्सेदार, उसके हिस्सेदार थे, वो भी उसी बस में यात्रा कर रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि प्रश्न किया कि क्या ये बस चलती है, तो उन्होंने उत्तर दिया, चलती क्यों नहीं, अभी चलेगी। और जो उसके मालिक थे और उनको उस बस के ऊपर पूरा भरोसा था। और लेखक और उनके मित्र से कहा, वहीं यानी लेखक और जब उन लेखक के मित्रों ने और लेखक ने प्रश्न किया कि ये बस चलती है, उस मालिक से, उस हिस्सेदार से प्रश्न किया ये बस चलती है, तो उन्होंने कहा कि हाँ यह चलती है, ज़रूर चलती है। तो बाद में लेखक ने क्या कहा, लेखक ने कहा वहीं तो हमें देखना है कि ये अपने आप चलती है। फिर इस बात पे हिस्सेदार ने आश्चर्य जताया कि क्या ये अपने आप नहीं चलेगी, ये अपने आप ही चलेगी, और उनको भरोसा जताया कि यह बस चलती है। लेकिन लेखक को भरोसा हो ही नहीं रहा था कि ये इतनी पुरानी बस भी चल सकती है। इसलिए आगे वो कहते हैं कि यदि ये बस अपने आप चलती है तो कमाल हो गया। और हम क्या करने लगे, उसका आगा पीछा करने लगी। आगे देखिए, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब आगे जैसा कि लेखक ने कहा, अब सचमुच ही वो बस स्टार्ट हो चुकी थी, वो चल पड़ी थी और इंजन चल पड़ा था और ऐसे लग रहा था कि वो बस जो है एक नई नवेली दुल्हन के भांति चलती है। और उनके डॉक्टर मित्र ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, ये अनुभवी है। नई नवेली जो दुल्हनें हैं, नई नवेली जो बसें हैं, उनसे ज़्यादा ये पुरानी है। तो हमें जैसे एक माँ अपने बेटे को गोद में लेके प्यार से रखती है, ठीक वैसे ही हमें ये गोद में उठा के हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। और हम लोग क्या बस में बैठ गए और ऐसा लग रहा था, उनकी आंखें कह रही थी एक दूसरे से कि जैसे ये तो हमारी अंतिम विदाई है, आना है तो जाने, यानी कि अगर जिंदगी में आए हैं जीने के लिए तो हमारी मृत्यु निश्चित है। क्या राजा, क्या रंग, क्या फकीर। राजा क्या, तो राजा भी आया है तो मरेगा जरूर। रंग, भिखारी, फकीर, यज्ञ, जो कुछ भी इस संसार में आया है उसको जाना जरूर है। यानी उनको ऐसा लग रहा था कि ये बस की यात्रा जो है वो हमारी आज अंतिम यात्रा है। लेकिन अचानक ही इंजन स्टार्ट हो गया और ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन है। मतलब कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इंजन कहीं और हिस्से में है, और हमें भी ऐसा लग रहा था जैसे हम इंजन के भीतर बैठे थे। और कांच जो थे बहुत कम थे, और जो जितने थे, यानी काफ़ी पुरानी बस थी तो इसका मतलब कांच टूट गए थे, और जितने भी कांच थे वो उन खिड़कियों से हम दूर सरक गए क्योंकि टूटे हुए कांच थे, और टूटे हुए कांच से हमें चोट लगने का डर है। अब देखिए, हम बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है,
कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। जैसा लेखक ने कहा कि अचानक इंजन स्टार्ट हुआ और बस चल पड़ी और हमेशा लगा कि ये जो बस है ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त जवान रही होगी। यानी ये इतनी पुरानी है कि आज़ादी के समय की ये बस रही होगी और उस समय इसको ट्रेनिंग मिली होगी असहयोग करनी। असहयोग आंदोलन में क्या था, वो लोग यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो अंग्रेजों से असहयोग आंदोलन कर रहे थे कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, हमें आज़ादी दो। तो ऐसा लग रहा था ये बस जो है वो असहयोग आंदोलन के समय की थी और उस समय इसको ट्रेनिंग मिली थी असहयोग करने की। और ऐसा लग रहा था कि जैसे बॉडी जो है इंजन से असहयोग आंदोलन चल रहा, नहीं एक दूसरे का साथ नहीं दे रही थी। और थोड़ी देर 8-10 मील चलने के बाद में ऐसा लगा सारे भेदभाव मिटे जा रहे थे, यानी कि सारी बॉडी बस जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुकी थी। और हम जब जिस सीट पे बैठे थे ऐसा लग रहा था ये सीट हम सीट पे नहीं बैठे, ये सीट हमारे ऊपर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल डालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती। अब अचानक ही बस चली थी, लेकिन थोड़ी देर बाद में 8-10 मील चलने के बाद में रुक गई और ऐसा पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब वो पेट्रोल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो ड्राइवर ने पेट्रोल क्या किया, बाल्टी में डाला और उसको अपने पास रखा और एक नली लगा के इंजन की तरफ भेजने लगा। पेट्रोल की टंकी जो होती है उसके अंदर पेट्रोल इकट्ठा रहता है और इसी पेट्रोल का इस्तेमाल करके इंजन चलता है। अब उसमें छेद हो गया तो अब वो पेट्रोल उसमें इकट्ठा नहीं रह सकता, तो ड्राइवर ने क्या किया, एक बाल्टी में पेट्रोल डाला, यानी जो टंकी के अंदर पेट्रोल था उसको एक बाल्टी में निकाला और अपने पास रखा और एक नली जो है वो उस बाल्टी में रखी और दूसरा हिस्सा जो है उसका इंजन के अंदर रखा, ताकि वो पेट्रोल इंजन में जाता रहे और गाड़ी चलती रहे। और मैं उम्मीद कर रहा था कि इस कंपनी के जो मालिक है, बस कंपनी के मालिक है, ये अभी इंजन को निकालेंगे और अपनी गोद में रख लेंगे और उसको ऐसे पेट्रोल पिलाएंगे जैसे एक माँ अपने बच्चे के मुंह में शीशी से दूध पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब आगे लेखक ने कहा है, अब बस की जो रफ्तार है वो 15 से 20 मील हो गई थी, यानी अच्छी खासी रफ्तार उसने पकड़ ली थी। लेकिन मुझे अब भी उसके किसी भी हिस्से पे भरोसा नहीं था, यानी ना तो उसके इंजन पे भरोसा, ना उसकी बॉडी पे, ना उसकी सीट पे, ना उसकी पेट्रोल टंकी पे, किसी पे भरोसा नहीं था। मुझे ये लगता था कि कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है या स्टीयरिंग टूट सकता है। और जो प्रकृति के दृश्य सफ़र के समय हमें बड़े लुभावने लगते हैं, चारों तरफ पेड़ थे, हरे भरे पेड़ थे जिन पे पक्षी बैठे थे, ये हमेशा ही हमें अच्छे लगते हैं, आकर्षित करते हैं। लेकिन ये इस वक्त, लेखक ने कहा, इस वक्त मुझे बड़े दुश्मन लग रहे थे मेरे। मुझे ऐसे लगता कि जो भी पेड़ आएगा वो मेरे इस गाड़ी से टकराएगा, बस से टकराएगा और बस जो है चूर हो जाएगी। अगर वो पेड़ आगे निकल जाता तो दूसरा पेड़ आता तो ऐसा लगता उस पेड़ से तो बच गए, लेकिन ये दूसरा वाला पेड़ इस बस को अवश्य नुकसान पहुँचाएगा। ऐसे करते करते बस आगे निकली और अब आगे गई तो हमने देखा कि वहाँ एक झील दिखाई दी। तो मैं सोचने लग गया कि शायद अब ये बस इस झील के अंदर गोता लगाएगी, मतलब इसके अंदर जाके डूब जाएगी। एकाएक बस फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता है जिससे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब आगे अचानक ही बस रुक गई और ड्राइवर ने अलग अलग तरीके की उपाय किए कि ये बस चल पड़े। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें उपाय की कि ताकि ये बस चल पड़े, लेकिन बस का तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो चुका था।
वह तो चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जो कंपनी का मालिक था, बस का मालिक था, वो बार बार में ये लोगों को सुझाव दे रहा था, लोगों को अपनी तरफ से सफाई प्रदान कर रहा था कि ये तो बस तो बहुत अच्छी है, लेकिन आज ही शायद इत्तेफाकन ये हो चुका है, हमेशा ये नहीं होता है, आज ही शायद ये संयोग से हुआ है। और क्षीण चांदनी यानी धीरे धीरे चांदनी में बस जब पेड़ों के नीचे खड़ी थी तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बूढ़ी औरत थक के छाया के नीचे बैठी है। और हमें इस बात का दुख हो रहा था, हम इस बेचारी बूढ़ी बस पे बैठ के आ रहे हैं, ये शायद अभी अगर इसका प्राणांत हो गया, यानी अभी इसकी मृत्यु हो गई, यानी इसका अभी ये बंद पूरी तरीके से बस बंद हो गई तो शायद हमें बियाबान यानी जंगल में इसकी अंत्येष्टि, इसका अंतिम संस्कार हमें करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। अब जो कंपनी का मालिक था उसने इंजन को खोल के देखा और उसमें कुछ सुधार किया, और अब इंजन जब सुधर गया तो बस चल पड़ी, लेकिन अब वो काफ़ी धीरे धीरे कम स्पीड में चली जा रही थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटा, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब जैसा कि धीरे धीरे बस की स्पीड कम होती जा रही थी, क्योंकि एक तो इंजन खराब था, ऊपर से बस पूरी तरीके से खटारा थी, बस खराब थी। तब धीरे धीरे जिस प्रकार वृद्धावस्था में आंखें कमज़ोर हो जाती है, ठीक वैसे ही बस की स्पीड भी इतनी कम होने लगी कि वह रेंगते हुए चल रही थी। यानी ऐसा लग रहा था जो जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा रेंग रहा हो, रेंगते रेंगते चल रही थी, काफ़ी कम स्पीड में वो चली जा रही थी। यदि पास से कोई गाड़ी निकल जाती तो ड्राइवर उसको साइड में खड़ी कर देता, और ऐसे हो रहा था जैसे कोई बूढ़ी औरत किसी को बोले कि तुम निकल जाओ, मेरी तो अभी चलने की उम्र नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र करते हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचो, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार किए करते कहते, महान आदमी जा रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। अब जैसे ही हम पुलिया के ऊपर पहुँचे तो अचानक ही एक तो बस ऐसे धीरे धीरे कम स्पीड में चली जा रही थी, और जैसे ही हम पुलिया के ऊपर पहुँचे, पुलिया के ऊपर पहुँचते ही टायर जो है वो फिस से बैठ गया, यानी टायर पंक्चर हो गया और बस ज़ोर से हिलती हुई थम गई। अगर यही बस काफ़ी स्पीड में होती तो ये शायद उसी स्पीड में उछल के नाले में गिर जाती। और मैंने उस बस की कंपनी के जो मालिक थे उनकी तरफ बड़ी ही श्रद्धा से, बड़े ही प्रेम से देखा और उससे अपने आँखों से सवाल किया, यानी बोला नहीं कुछ, लेकिन अपनी आँखों से उससे सवाल किया कि आपको टायरों की हालत पता थी कि ये टायर कभी भी नष्ट हो सकते, कभी भी पंक्चर हो सकते हैं, फिर भी आपने इनको बदला नहीं और अपनी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। यानी कि आपने अपने कुछ पैसों के लिए इस टायर को बदला नहीं और इसी खटारा टायर से आपने सफ़र किया। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, यानी कि बलिदान की ऐसी भावना, यानी जीवन के बलिदान। अब ड्राइवर ने नहीं सोचा कि शायद यदि इस प्रकार की कोई घटना होती तो उसकी जीवन को भी नुकसान हो सकता है। तो लेखक ने कहा कि जीवन के बलिदान की ऐसी भावना तो दुर्लभ है, यानी जानते हुए भी हम अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं, तो ऐसा तो आजकल देखने को नहीं मिलता। और आगे क्या कहा, इस आदमी के साहस और बलिदान का सही उपयोग नहीं हो रहा, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हो क्रांतिकारी क्या होते हैं, क्रांतिकारी अपने जीवन की परवाह किए बिना क्रांति में भाग लेते, आंदोलन में भाग लेते, उनको अपने जीवन की कोई फिक्र नहीं होती। तो यही लेखक ने कहा कि इसका जो जीवन है इसका सही उपयोग नहीं हो रहा, यानी कि इसको ऐसी क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होना चाहिए, नेता होना चाहिए था, क्योंकि इसको अपने जीवन का कोई मोह नहीं है। तभी तो एक खटारा सी बस के साथ में, खटारा से टायर के साथ में सफ़र कर रहा है। अगर बस नाले में गिर पड़ती हम सब मर जाते, देवता बाहीं पसारे उसका इंतजार करते और कहते, महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। और आगे लेखक ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि इसको किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, और बस अगर
स्पीड में होती तो नाले में गिर जाती और हम सब मर जाते। और जो देवता थे भगवान यमराज, वो अपने हाथों को फैलाए हुए बोलते कि देखो ये वह मालिक आ रहा है बस का, जिसने एक टायर के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। एक टायर नहीं बदला, एक टायर का नुकसान नहीं किया, लेकिन अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तो इस प्रकार से शायद देवता उसका स्वागत करते। दूसरा, घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर इसका कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अभी जो लेखक है हरिशंकर परसाई, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, उस जो टायर फिर से नष्ट हो चुका था, पंक्चर हो चुका था, उसके बदले में नया टायर ना लगा के एक पुराना सा घिसा पिटा सा टायर लगा दिया और वापस बस उसी कम स्पीड में चल पड़ी। और अब हमें लगने लग गया कि शायद पन्ना, यानी सतना से उन्हें पन्ना की तरफ जाना था, तो उनको लगा था कि अब हम पन्ना नहीं पहुंच पाएंगे। अब क्या, हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे इस जीवन में, हम शायद ही कभी पन्ना पहुंच पाए या किसी भी जगह पहुंच पाए। हमें शायद ऐसा लगता है कि हमारी जीवन जो है इसी बस में हमें गुजारना है, इसी बस में हमें इतनी कम स्पीड में चलेगी कि हमारे जीवन का अंत तो इसी बस में हो जाएगा और इसी बस से हम सीधे प्रयाण लोक यानी कि सीधे स्वर्गलोक में पहुंच जाएंगे। और पृथ्वी पर तो इसकी कोई मंजिल नहीं, यानी हमारी जो मंजिल थी पन्ना पहुंचने की, वो तो शायद अब नहीं रहेगी। और हमारी जो बेताबी थी, हमारा तनाव था, समय पर पहुंचना है और जल्दी पहुंचना है, ये सब हमारे दिमाग से निकल गया और हम बिना, जैसे घर में इत्मीनान से बैठते हैं, बिना किसी चिंता के बैठ गए और हंसी मजाक हमारा चालू हो गया। तो बच्चों, ये एक व्यंग्य था जिसमें हरिशंकर परसाई जो लेखक है, उन्होंने भारत में जो बस की व्यवस्था है उसके ऊपर अतिखा व्यंग्य किया है और बताया है कि किस प्रकार एक खटारा बस में सफ़र करके, लेखक ने बताया खटारा बस में सफ़र करके हम अपने प्राणों का किस प्रकार से जोखिम में डालते हैं। तो ये आपका चैप्टर था। मुझे उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अगर कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। आपको आज क्या करना, आज आपको सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ना है और जो मैंने आपको समझाया उसको अच्छे से समझना है और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।